साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर, इजराइल हमास की जंग 7 अक्टूबर से चल रही है। इसी बीच हिजबुल्ला और इजराइल के बीच भी टेंशन बढ़ने लगी है। लेकिन अब खबर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी इजराइल को चेतावनी दी है और ये कहा है कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने अटैक किया तो सद्दाम हुसैन को भूल मत जाना, कुछ अंजाम वैसा ही आपका हम कर देंगे। तो क्या वाकई में नेटो के दो अहम सदस्य आपस में टकरा सकते हैं? और क्यों एर्दोगन जो है कुछ अलग ही रास्ते पे चल रहे हैं? ये तो सवाल है जिनको समझना है सर। कैसे आप देखते हैं कि वाकई में पॉसिबल है कि टर्की, क्योंकि सीमा भी नहीं लगती है, जाकर इजराइल पे अटैक कर दे? राजेश, एर्दोगन की साइकोलॉजिकल को समझना पड़ेगा, उनकी मन भावना को समझना पड़ेगा। उनकी 3 मजबूरियां हैं। जब वो पावर में आए थे तो वो पावर में आए थे थोड़ा धार्मिक कट्टरपंथियों की मदद से पावर में आए थे, दक्षिणपंथी। एर्दोगन के पहले तुर्की में जितने लीडर्स हुआ करते थे वो थोड़ा मॉडरेट होते थे, सेंटर में होते थे या थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर होते थे। एर्दोगन ने ऐसा वहां हवा फैलाया धार्मिक कट्टरपंथ का और एक फॉल्स राष्ट्रवादिता का, उसकी हवा से वो पावर में आ गए। ओके। अब उनकी डोमेस्टिक मजबूरी ये है कि उनको प्रोजेक्ट करना है एक कि ही स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ तुर्की। जी। वो अपने को कमाल अतातुर्क का ही जो है वैसा ही दिखाना चाहते हैं। ओके। सेकंड चीज है कि वो तुर्की को दुनिया का जितना मुसलमान देश है 56 या 57 या जितने अरब देश हैं कोई 11 या 14, उसका वो लीडर बनाना चाहते हैं, खलीफा बनाना चाहते हैं। जिस तरह से सऊदी भी कोशिश करता रहता है, पाकिस्तान भी कोशिश करता रहता है, ईरान भी कोशिश करता रहता है, तो तुर्की मुस्लिम देश का लीडर बनना चाहता है। तो इसके लिए वो जबरदस्त स्टेटमेंट दिए हैं। अक्टूबर में भी जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उन्होंने, एकमात्र मुस्लिम देश था जिसने कि इजराइल को क्रिटिसाइज किया था और हमास के प्रति कम से कम राजनीतिक समर्थन दिखाया था। गौरतलब बात है कि पिछले 10 महीने की लड़ाई में किसी भी देश ने, मुस्लिम देश ने, ना इजिप्ट, ना जॉर्डन, ना सऊदी, ना सीरिया, ना लेबनान, किसी ने भी इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। अभी 2 महीने पहले भी एर्दोगन ने अपने को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ तुर्की दिखाने के लिए और अरब वर्ल्ड में अपनी पैठ जमाने के लिए, दिखाने के लिए, उन्होंने 2 महीने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल जो है वो गलत है और इजराइल को सही रास्ते पे लाने की जरूरत है। इसी के संदर्भ में आज का स्टेटमेंट दिखना चाहिए जब वो बोलते हैं कि हम इजराइल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये कड़ी कार्रवाई में देखिए, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम इजराइल के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसका क्या मतलब है? उस पर ट्रेड बैन लगा सकते हैं। 2 महीने पहले उन्होंने एक आंशिक ट्रेड बैन इजराइल के ऊपर लगाया था। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो या तो कम कर देंगे या कट ऑफ कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, इजराइल के खिलाफ जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है हमास को, हमास के समर्थन में, वो देते रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा अपने पूरे स्टेटमेंट की कि मैं अब तुर्की की आर्मी को और तुर्की की एयरफोर्स को और नेवी को लॉन्च कर दूंगा, जाके इजराइल को हमला करो। इसके बहुत बड़े रीजन हैं। एक रीजन तो ये है कि तुर्की नेटो का ऐसा मेंबर है जो कि तुर्की छोड़ना नहीं चाहता। ये समझना पड़ेगा। तुर्की की मेन प्रॉब्लम है ग्रीस। जी। दोनों की दुश्मनी जो है बहुत पुरानी है। तो ग्रीस को बैलेंस में रखने के लिए ही तुर्की ने काफी सारे बंदिशों का सामना करते हुए नेटो की मेंबरशिप ली। और तुर्की कभी नहीं चाहेगा कि उसे नेटो से बाहर कर दिया जाए।
नेटो भी कभी तुर्की को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की जो है नेटो का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। पूरा सदर्न फ्लैंक नेटो का तुर्की सपोर्ट कर रहा है रूस को। और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जो कि भूमध्य सागर से ब्लैक सी तक जाता है। रशियन नेवी, रशिया की जो सदर्न फ्लीट है बाल्टिक सी में, ब्लैक सी में, वो तुर्की से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो एक और बड़ी चीज है कि तुर्की का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, एर्दोगन का भी, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है। कुछ भी ये हो जाए, यूरोपियन यूनियन का वो डेस्परेट है मेंबर बनने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि उनकी यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप खटाई में पड़ जाए। जी राजेश। अब 2-3 सवाल हैं सर, क्योंकि एक, अमेरिका का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि एर्दोगन तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। अगर ये बात अटैक तक आ जाती है तो फिर अमेरिका का, नेटो का क्या रोल होगा, इसको थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। और दूसरा कि एर्दोगन नेटो का सदस्य तो हैं, लेकिन वो चीन के साथ भी हैं और रूस के साथ भी उतने ही मजबूत रिश्ते हैं, उसे हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दूसरे सवाल का जवाब पहले। एर्दोगन नेटो का मेंबर है और बहुत सारे हथियार उनको अमेरिका से मिले हैं। अभी भी F-35 उनका ड्रीम है जी। तुर्की को F-35 चाहिए, चाहे कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तुर्की को तुर्की को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था। उसने इसके लिए 16 साल इंतजार किया। जब अमेरिका ने नहीं दिया तो तुर्की चला गया रूस से S-400 लाने के लिए। अमेरिका ने उस पर काटसा लगाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए, जो एर्दोगन कर रहे हैं, पहले वो अमेरिका को बोल देते हैं कि हमने 16 साल तक आपसे अनुनय किया, विनय किया कि हमें पेट्रियट दे दो, लेकिन पेट्रियट जब नहीं मिला, राजनीतिक कारण से नहीं मिला, क्योंकि ग्रीस सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं रशिया से S-400 ले लेता हूं। अब एर्दोगन की जो रूस और चीन से जो दोस्ती है, देखना पड़ेगा कितना प्रतिशत मजबूत है। दोस्ती वो रूस के साथ कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री अलायंस रूस के साथ नहीं कर रहे हैं। दोस्ती और व्यापार वो चीन के साथ कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप चीन भी तो कितना बड़ा व्यापार कर रहा है अमेरिका के साथ। बिल्कुल सर। तो ये अमेरिका जो है उसको नेटो में तुर्की चाहिए, और वो तुर्की के 1, 2, 3 खून माफ कर देता है। जी। बस एक आखिरी सवाल सर, हिजबुल्लाह ने रात को भी इजराइल पे बड़ा अटैक बोला है। क्या इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जैसे हालात बनते हुए देख रहे हैं आप? टेंशन बढ़ रही है और खबरें तो यहां तक आ रही है कि इजराइल ने लेबनान के साथ जो सीमा लगी है, वहां से अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, उस जगह को खाली करा दिया है। हाँ, वो राजेश, सॉरी, आपके पहले वाले सवाल का वो पार्ट तो रह गया। क्या क्या तुर्की हमला कर सकता है इजराइल पर? देखिए, मैं 3 सेंटेंस में बोल दूंगा। तुर्की की जो एयरफोर्स है वो अच्छी एयरफोर्स है, मोस्टली वेस्टर्न इक्विप प्रोफाइल है, F-16 जैसे जहाज हैं। जी। वहां से वो उड़ के इजराइल को हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो एर्दोगन पागल हो जाते हैं और अपनी एयरफोर्स को लॉन्च करते हैं, भूमध्य सागर पूरा का पूरा जो है वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकन एयर बेसेस से भरा हुआ है। तो तुर्की की एयरफोर्स कभी भी इजराइल नहीं पहुंचेगी, रास्ते में ही धर ली जाएगी बाई यूएस एयरफोर्स। ओके। दूसरी चीज, तुर्की की नेवी को लॉन्च कर देंगे इजराइल के विरुद्ध, तो नहीं पहुंचेंगे इजराइल तक, क्योंकि भूमध्य सागर में समुद्र का जो सतह है वो पूरी तरह से अमेरिकन नेवी के कब्जे में है। तुर्की की नेवी कभी तक इजराइल नहीं पहुंचेगी। तीसरी बात, अगर जमीन से भी वो कुछ भेजते हैं तो उनको जमीन के रूट नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि कॉमन बॉर्डर नहीं है, लेबनान से आना पड़ेगा और अमेरिका उसको रास्ते में ही रोक देगा। हाँ, अब लास्ट जो आपने सवाल पूछा था हिजबुल्ला वाला, देखिए 1982 में 1985 की बात है कि इजराइल ने पूरा बेका वैली दखल कर लिया था इन्हीं आतंकवादियों के चक्कर में।
बेरूत तक जी पहुंच गया था। बेका वैली बहुत ही शानदार कामयाबी थी आईडीएफ के लिए, लेकिन वो इनको खत्म नहीं कर पाए। ओके। अब 2006 में तो इजराइल ने हमला किया, दक्षिण लेबनान काबू में कर लिया, बेरूत की बॉर्डर में जाके आईडीएफ बैठ गई। जी हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाई 2006 में, नुकसान पहुंचाया। ठीक है। आज की तारीख में भी देखिए, आईडीएफ की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे जी हमास को इन्होंने घेर पाए आईडीएफ, क्योंकि गजा सिर्फ 15 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली से जी भी आधा साइज का, तो आईडीएफ ने घेर लिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ दिक्कत यह है कि लेबनान 250 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चौड़ा है। तो जब आईडीएफ किसी एक्सेस से आगे बढ़ती है हिजबुल्लाह के खिलाफ, रोड से या ट्रैक से या पगडंडी से, हिजबुल्लाह कभी भी आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। वो गुरिल्ला की तरह इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एक आध टैंक तो हिजबुल्लाह का ठिकाने का एड्रेस दे देती है, वो उसको निस्तनाबूद करते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। फिलहाल मैं आपको कल की इंटेलिजेंस देता हूं। इजराइल के पास टैंक हैं, टैंक के गोले नहीं हैं। इजराइल जी के पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, लेकिन तोप के शेल्स खत्म हो गए हैं। इजराइल की जी एयरफोर्स के पास बढ़िया फाइटर विमान है, लेकिन गिराने के लिए बॉम्ब्स नहीं है। नेतन्याहू जी पिछले एक हफ्ते से अमेरिका में सेनेटर्स के सामने, कांग्रेस के सामने, पेंटागन के सामने नाक रगड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि टैंक के गोले दे दो, नहीं मिले, आर्टिलरी के शेल दे दो, नहीं मिले, हवाई जहाज के बॉम्ब दे दो, नहीं मिले। तो अभी इजराइल की जो आईडीएफ है उनके पास सरप्लस रिजर्व ऑफ अम्यूनिशन नहीं है कि वो हमास ओके। को गजा में अटैक करे और साइमल्टेनियसली एक और हमला हिजबुल्लाह पे कर दे। देखिए, ओके। जब 2006 में और 1982 में आईडीएफ घुसी थी लेबनान में, बेका वैली में या बेरूत तक, उस वक्त सिर्फ एक ही फ्रंट खुला था। ठीक आईडीएफ है। बहुत हाईली एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। हथियार है लेकिन गोले। ये राजेश, मैं खत्म करके आपको बता दूं, इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को पता नहीं है। आपको टैंक बनाने के लिए, बख्तरबंद गाड़ी बनाने के लिए लोहा चाहिए, स्टील चाहिए। इजराइल की जमीन में रेत के अलावा कुछ नहीं है, जी वो जी दूसरे देशों से लाते। आपको आर्टिलरी के शेल बनाने के लिए, टैंक के गोले बनाने के लिए, हवाई जहाज का बॉम्ब बनाने के लिए आपको पीतल चाहिए, कॉपर चाहिए। बिल्कुल। एयरक्राफ्ट स्पेयर बनाने के लिए एल्युमिनियम चाहिए। तो इजराइल में जी जमीन के नीचे से ना पीतल, ना कॉपर, ना एल्युमिनियम है, वो सिर्फ रेत निकलती है इजराइल में जमीन के नीचे से, वो उनको दूसरे देश से जी लाना पड़ता है। इजराइल ओके। की ये सब लिमिटेशन अमेरिका पूरी कर देता है, क्योंकि अमेरिका उनको बेस्ट क्लास लोहा, बेस्ट क्लास स्टील, सबसे बढ़िया कॉपर, पीतल, एल्युमिनियम देता रहता है। ये जी जो इजराइल की कमजोरी है, ये अमेरिका के हाथ में है। तो अमेरिका इजराइल को मरने नहीं देगा, देता रहेगा कुछ, लेकिन थोड़ा खींच के देगा, जो कि कर रहा है पिछले 2 महीने से। क्यों? अमेरिका ठीक है। चाहता है कि आस्ते आस्ते थोड़ा सा खींच ले इजराइल। अमेरिका कभी भी इजराइल को हारने नहीं देगा। जी इजराइल के अस्तित्व को अमेरिका कभी नहीं, लेकिन अमेरिका, उसकी जो ऑफेंसिव पावर होती है ना, कि उसको कम हजारों के करेगा। संख्या में टैंक के गोले दे दिए, जी शेल दे दिए आर्टिलरी से, उसको थोड़ा खींच के रखेगा ताकि वो हिजबुल्लाह पर हमला ना करे, हमास पे जो हमला कर रहा है वो थोड़ा कम करे। जी राजेश। ठीक है सर। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि टर्की और इजराइल के बीच टेंशन ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में 2 इतनी खतरनाक जंग चल रही हैं। दुनिया एक और मोर्चे पर जंग नहीं देख सकती है और ना देखने की उम्मीद करनी चाहिए। थैंक यू सर, जय हिंद समय देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद राजेश।